मैम मैं बताऊं? हाँ बताओ। मैम, a nation state refers to the country where people with a similar culture, shared history, uh, and having well-defined boundary lives. ओके, नेशन स्टेट का मतलब है शेयर्ड हिस्ट्री, ठीक है, डिफाइंड बाउंड्री, मैम ये मतलब कॉमन पीपल को भी एक्सेस हो करेक्ट, कॉमन आइडेंटिटी, ये सारे टर्म्स लिख लो, अगर एमसीक्यू में आता है कहीं तो ये सब पता होना चाहिए। नेशन मैम हमें एक नेशन स्टेट की एक डेफिनेशन लिखवाई गई थी। हाँ बेटा, मैं एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ, डेफिनेशन तो मैंने भी लिखवाई है नोट उसमें in which the majority of the citizens and not only feudal rulers come to develop a sense of common identity and shared history or descent. वही लिखा है, a nation state is a state where a majority of citizens have shared history, common identity, common descent and they have a well defined boundary, national nation flag और ये सारी चीजें, समझ गए? तो ये सब उसके मेन कीवर्ड्स हैं कि नेशन स्टेट में जो लोग रहते हैं वो क्या शेयर करते हैं। सो दे हैव अ शेयर्ड हिस्ट्री, यानी सबकी हिस्ट्री एक जैसी होती है ऑलमोस्ट, एक डिफाइंड बाउंड्री होती है उस नेशन स्टेट का, मतलब नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट में सिटीजन्स और टेरिटरी इंक्लूडेड होती है कि एक लैंड होता है जो दिया जाता है, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है। दे हैव अ कॉमन आइडेंटिटी, ठीक है, एंड हिस्ट्री, कॉमन हिस्ट्री और डिसेंट, एक शेयर्ड हिस्ट्री ही है ये, क्योंकि पूर्वज अगर एक जैसे होंगे आपके एंसेस्टर्स तो आपका शेयर्ड हिस्ट्री ही होगा, सेम ओनली, ठीक है। व्हाट इज अ मॉडर्न स्टेट? मॉडर्न स्टेट क्या होता है? मॉडर्न स्टेट मैं बता सकती हूँ। हाँ बताओ बेटा। अब मैं इतना हिंट दे सकती हूँ कि नेशन स्टेट इज मोर अबाउट फीलिंग्स एंड कल्चर, it is more about nationalism and this is about area, boundary, people, flag। हाँ बताओ मान्या। हम मॉडर्न स्टेट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है wherein there is a centralized power and this power exercises a sovereign rule or a sovereign control and the area है that is a well defined territory. वेरी गुड। तो मॉडर्न नेशन स्टेट के 4 फीचर्स होते हैं। फर्स्ट इज दे हैव वेल डिफाइंड बाउंड्री, ठीक है। दूसरा है सिटीजन्स, यानी मॉडर्न नेशन स्टेट में सिटीजन्स होंगे जैसे सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। थर्ड, देयर विल बी अ सेंट्रल पावर, ठीक है, जिसको आप सॉवरेन पावर बोलेंगे। अपनी कंट्री में मैच करो, ये सब है क्या? Yes, ठीक है। और फोर्थ इज देयर फ्लैग, ठीक है। सो फ्लैग या फिर जो भी उनके यहाँ नेशनल सॉन्ग, एंथम, ये सब, ठीक है। सो मॉडर्न स्टेट एक वेल डिफाइंड बाउंड्री यानी एक मैप होगा, उसके अंदर रहने वाले सिटीजन्स होंगे और उसमें एक सेंट्रल अथॉरिटी होगी जो उसको रूल करती होगी। उसके अलावा फ्लैग, सॉन्ग, कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, ये सब भी होता है। तो ये सारे कीवर्ड्स देख लो, याद करो, याद कर लेना। जिनको आंसर्स बनाने आते हैं वो 2 मार्क्स का इसमें से आराम से आंसर बना सकते हैं, व्हाट इज अ मॉडर्न स्टेट। बट आई थिंक हाफ सिलेबस ऑलरेडी एक केवल एमसीक्यू में ही आ रहा है एंड दिस हाफ विल नॉट कम इन द मेन सब्जेक्टिव पेपर, सो यू है ना, ऐसा ही है। सो यू डू नॉट नीड टू मग अप एवरीथिंग, यू जस्ट नीड टू बी वेरी प्रिसाइज विद योर नोट्स, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ऐसा नहीं होता है कि देख के नंबर मिलेगा, सही है तो मिलेगा, गलत है तो नहीं मिलेगा। इसलिए कोई कीवर्ड नहीं छोड़ना है। जितनी बुक ले सकते हो, 2-3 बुक तो हम यहीं पर ही कवर कर लेंगे, जितनी ले सकते हो सबको खरीद के सबके एमसीक्यू लगा डालो, कुछ बचना नहीं चाहिए। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, ठीक है। तो ये सारी डेफिनेशंस हैं। पहली जो एक डेफिनेशन आई इसमें नेशन स्टेट की, दूसरी मॉडर्न स्टेट की, एक और चीज हमने पढ़ी थी रोमांटिसिज्म। कोई बता सकता है क्या है? लिख लिया या हटा दूं? yes मैम, मैं बता सकती हूँ।
हाँ बता सकते हो बिल्कुल. I'll give you one more minute. The people who have joined recently, please note it down. Okay, you will not find it here. और बहुत cumbersome हो जाएगा सारे बुक्स में से एमसीक्यू पढ़ के उनको याद करना. It will not help you. Okay, because at the last moment there will be a lot of 7-8 chapters होंगे और सबके एमसीक्यूज 1000-2000 एमसीक्यू रट के नहीं जा सकते. तो इनको बनाते जाओ, कुछ नया बुक पढ़ो, उसमें से कुछ नया मिले इसी में ही ऐड कर लो. समझ गए? तो अभी ऐसे बहुत पतली सी कॉपी होनी चाहिए, उसको देख के ही निकल जाना. आगे. हाँ बताओ बेटा. रोमांटिज्म एक रोमांटिज्म प्रोनाउंसिएशन क्या है उस वर्ड की? रोमांटिसिज्म. रोमांटिसिज्म एक ऐसा कल्चरल एरा था wherein through artwork, through fables, stories, through basically cultural mediums, people were promoted towards love and affection for their nation. Basically, a shared feeling of nationalism was developed through cultural means. वेरी गुड. ठीक है. जो लोग अभी नहीं समझ पा रहे रोमांटिसिज्म, मैं स्टार्टिंग से समझाते हैं. जस्ट क्लियर इट हियर. ओके. रोमांटिसिज्म इज अ फिलोसफी. इसको लिखना चाहो तो बना सकते हो ये डायग्राम. ये एक फिलोसफी है, फिलोसफी ऑफ लव. समझ गए? रोमांटिसिज्म का जरूरी मतलब नहीं है, इट इज फिलोसफी ऑफ अफेक्शन. ठीक है. अभी अफेक्शन आपको कंट्री के लिए हो सकता है कि नहीं, सिटी के लिए हो सकता है, किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग के लिए हो सकता है, बट इट इज अ फिलोसफी विच डज नॉट बिलीव इन वायलेंस. क्योंकि अब सबको ही पता है कि मेडिवल और एंशिएंट इंडिया में वॉर्स होते थे. देयर वाज अ फिलोसफी ऑफ वेलवर. करेक्ट. कि कौन ज्यादा ताकतवर है, जिसका आर्मी अटैक करके जीत जाएगा वो बनेगा. सो नोबडी एक्चुअली बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ लव. where the might there that time the might was right. जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो जीत गया उसने दूसरे का कैप जो किंगडम है वो कब्जा कर लिया. थ्रू आउट हिस्ट्री हमने यही पढ़ा है. करेक्ट. हैव वी एवर रेड द फिलोसफी ऑफ रोमांटिसिज्म? नहीं. बस भक्ति आंदोलन ये सब सुना होगा ना, सूफी भक्ति ये सब होते थे. तो ये जो मेन आइडिया है ये इसी नेशनलिज्म के टाइम का है. ये एक तरह का फिलोसफी है. रोमांटिसिज्म में जो लोग बिलीव करते हैं, रोमांटिसिज्म से ही निकलता है नेशनलिज्म. करेक्ट. So nationalism is also a kind of love. Just 1 second, guys. 1 second. Hello. Sorry, guys. Yeah. So romanticism is a philosophy of affection, of love. This particular chapter we have talked about the love for nation, but in general romanticism का मतलब है philosophy of love. अब romanticism में जो लोग believe करते हैं उसी थ्योरी पर बेस्ड एक आया है टर्म नेशनलिज्म. नेशनलिज्म का ऑब्वियसली मतलब क्या है? लव फॉर नेशन, यानी अपनी कंट्री को प्यार करना. ठीक है. तो अगर हम ये पढ़े कि रोमांटिसिज्म में क्या क्या आएगा, तो रोमांटिसिज्म पर्टिकुलर केवल रोमांटिसिज्म की बात करें तो रोमांटिसिज्म इज अबाउट, पहली चीज
Yeah. This is about emotions, intuitions, feelings, culture, और कल्चर के बाद या आई थिंक सेंटिमेंट्स। और आप सिंस हमेशा चैप्टर में पढ़ रहे हैं तो इसका करेक्ट डेफिनेशन नेशनलिस्ट सेंटिमेंट भी होगा। इसमें से कोई भी चीज मैच में आ जाए, मैच मेकिंग में, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मैं नई बुक्स में देख रही हूँ तो मैच मेकिंग के फॉर्मेट में भी है, ठीक है, इट विल बी करेक्ट। कोई भी टर्म आपको दिखता है कि रोमांटिसिज्म इज इमोशंस, अपने कल्चर से प्यार करना, ठीक है। वहीं अगर नेशनलिज्म की बात की जाए तो नीचे नेशनलिज्म के डायग्राम में इट वुड बी nationalism will include almost everything. It is a cultural movement, यानी अपने कल्चर से प्यार करना, दोनों रिलेटेड है ऑब्वियसली, तो इसमें भी कल्चर है। इसमें आपके फोक सॉन्ग्स भी आ जाएंगे, ठीक है, पेंटिंग्स, आर्किटेक्चर, ये सब पार्ट है नेशनलिज्म का, ठीक है। उसके अलावा फोक सॉन्ग है, पेंटिंग्स है, और हाँ बेटा मैम हिम्स एंड ओथ्स। हाँ, हाइम्स एंड ओथ्स भी आ जाएंगे, हाइम मतलब और ओथ, ठीक है, फ्लैग, ये सब जो नेशनलिज्म के टाइम, ये सारी चीजें जो हमें अपने कंट्री से प्यार करने के लिए करे मजबूर, क्या मतलब दे इंटाइस अवर फीलिंग्स कि नहीं हम अपने कंट्री से प्यार है, वो है हमारा कल्चर, हमारे सॉन्ग्स, पेंटिंग्स, वेद, पुराण, व्हाटसोएवर हैज बीन थ्रू आउट द एजेस एज अ कल्चर वी हैव इवॉल्व्ड, उसी से तो प्यार करोगे अपनी कंट्री से। यू नीड अ पर्टिकुलर रीजन, करेक्ट। So it is all included in a feeling of nationalism. Romanticism general term है, nationalism is a form of romanticism जहां पर आप अपनी कंट्री से प्यार करते हैं, for your culture, for your local feelings, for your flag, oath, ये सारे तरीके हैं, ठीक है। अगला एक और टर्म है इसमें जो बहुत कंफ्यूजिंग रहा है, आई थिंक वो है यूटोपिया। क्या मतलब होता है इसका? यूटोपिया का मतलब है आइडियल विजन। वैसे तो विजन होता है, बट अगर रैशनल हो जाएगा तो यूटोपिया नहीं रहेगा। यूटोपिया इज नॉट लॉजिकल, यूटोपिया डजंट हैव अ साइंटिफिक बेसिस, समझ गए। फॉर एग्जांपल जो हो रहा है कंट्री में, इफ यू सी कि नहीं लोग एक दूसरे से इतना कम्युनल हार्मोनी नहीं है, हिंदू मुस्लिम झगड़ते हैं, वो यूटोपियन नहीं है। एक अच्छा कंट्री कैसा होना चाहिए, अपने दिमाग में जो इमेज आता है ना, जिसको इंग्लिश पोएटिक डिवाइस में इमेजरी बोलते हैं, कि एक बेस्ट स्नोफॉल कैसा दिखता होगा, एक बेस्ट कंट्री कैसा दिखता होगा, एक आइडियल विजन, अपने दिमाग में एक सबसे अच्छी इमेज, एक अच्छा इंसान कैसा होना चाहिए, एक अच्छा कंट्री कैसा होना चाहिए। तो यूटोपिया एक वो चीज है, आइडियल विजन, जो दूर की, जो प्रेजेंट है उसको ना देख के जो होना चाहिए उस पर फोकस करते हैं, करेक्ट। दिस इज यूटोपिया। यूटोपिया का एक और मतलब है, यूटोपिया से देखो सबसे बड़ी चीज कैसे पहचानोगे, यूटोपिया इज अनलाइकली टू एग्जिस्ट, करेक्ट। तभी मैंने बोला इसको हमेशा याद रखना, यूटोपिया अनलाइकली टू एग्जिस्ट है, इसीलिए आइडियल विजन है, समझ गए। कोई ये नहीं सोचेगा कि यूटोपिया एग्जिस्ट कर सकता है, इतना अच्छा आदमी हो सकता है ना, यूटोपिया मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करता, स्वर्ग जैसे, इट डजंट एग्जिस्ट, ओके, हमने कभी देखा नहीं है, जस्ट अ विजन कि कैसा होता होगा हेवन। तो यूटोपिया मतलब एक ऐसी चीज जो आप हमेशा अचीव करना चाहते हैं। सालों से हम एक परफेक्ट कंट्री, एक परफेक्ट नेशन को अचीव करना चाहते हैं, बट आज तक हमें मिला नहीं है, तो वो एक विजन है, यूटोपिया है। तो जब बहुत मार धाड़ का टाइम चल रहा था, ये रोमांटिसिज्म का नया नया आइडिया आया, सारी जो किंगडम्स थी वो नेशन स्टेट में कन्वर्ट होने लगी, तो उस समय के जो फिलोसफर्स थे, राइटर्स थे, उन्होंने एक यूटोपिया, एक विजन रखा अपने दिमाग में कि हमारी फ्यूचर कंट्रीज कैसी होंगी, उसको बोलते हैं यूटोपिया। और ऐसे फिलोसफर या ऐसे लोग जो इन चीजों में बिलीव करते हैं उनको बोलते हैं यूटोपियन। Some questions have been out of the context या related to it in some additional book जो मैं अभी देख रही थी, सो मैं कुछ रिलेटेड टर्म्स भी बता रही हूँ। सो यूटोपियन इज अ पर्सन जो यूटोपिया में बिलीव करता है, एक ऐसे विजन में जो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। सो यूटोपिया इज आइडियल विजन ऑफ अ सोसाइटी
which is unlikely to exist. क्लियर है सभी को? Yes, Yes, ma'am. एक और टर्म आया है इसमें, ये इसका हिस्ट्री का कंजर्वेटिज्म है, 9th में भी पढ़ा होगा। कंजर्वेटिज्म क्या मतलब होता है कंजर्वेटिज्म का? हम वो लोग जो या एक फिलोसफी wherein old institutions जो absolutist institutions से उन्हें intact रखना चाहते हैं, Correct. especially like monarchy. Correct. Conservatism is a philosophy because everything that ends with ism is a philosophy. So conservatism is also a philosophy. Romanticism is also a philosophy. ठीक है? Nationalism is also a philosophy. So conservatism एक philosophy है. तो किस चीज में believe करती है? It doesn't believe in feelings, okay? It is not romanticism. So what does it believe in? It believes in traditions. किसमें? ट्रेडिशन। ट्रेडिशन का मतलब कल्चर का रिचनेस नहीं होता। सती भी एक ट्रेडिशन है, बट क्या वो हमारे कल्चर को रिच करती थी? नहीं। जस्ट बिकॉज somebody has died, you would also have to die. कूद जाओ आग में। So it is not part of a culture, but it is conservative. यानी कंजर्वेटिज्म का मतलब है जो पुराने ट्रेडिशंस कस्टम्स चलते चले आ रहे हैं, सही है या गलत है, उसको एज इट इज रखना। समझ गए? So it believes in traditions and customs. ठीक है, पहली चीज तो इसमें ये है कीवर्ड। दूसरा ये है कि doesn't believe in quick change. कोई किसी भी चीज के लिए इनको चेंज नहीं चाहिए। ठीक है, ये चाहते हैं स्टेटस को मेंटेन रहे। स्टेटस को का मतलब जैसा जो चल रहा है वैसा ही चले। समझ गए? सो दे डोंट बिलीव कि चीजें चेंज हो जाए। और जनरली ये जो सिस्टम है इट हैपेंस वेयर इट यूज्ड टू हैपन, इट यूज्ड टू हैपन इन मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि किंग और किंग के जितने एडवाइजर्स होते थे वो सब कंजर्वेटिव्स होते थे, मोनार्की। ठीक है, रिच लैंडलॉर्ड्स, ये सारे लोग हैं जो कंजर्वेटिव्स जिनको पुराने टाइम में बोला जाता था। या फिर पोप, पोप वाज आल्सो यू नो इटली का इटालियन पोप, जो पोप का सीट था वो भी बहुत कंजर्वेटिव थे। बहुत टाइम के बाद बहुत बड़ा, अच्छा तुम लोग को शायद इंडिया में लगता है कि हम बहुत कंजर्वेटिव थे तो हम अभी इतने मॉडर्न हो गए। यूरोप हमसे भी ज्यादा कंजर्वेटिव था, उनके पास भी फिलोसफी था ऐसे पोल्यूशन का, मुझे छुओ नहीं, छूत ये सब। उस वक्त पोप जैसे हमारे यहाँ पुजारी होते हैं, वहां पर पोप सारे डिसीजन लेता था, तो देवर प्रीटी कंजर्वेटिव्स, वो दूसरे धर्म के लोगों को एक्सेप्ट भी नहीं करते थे। तो उन्हीं के रेफरेंस में ये है, क्योंकि यूरोप में सारे मोस्टली क्रिश्चियंस ही होते हैं, तो पोप का राज चलता था। सो दीज ऑल क्लासेस, अगर फ्रेंच याद हो तो क्लर्गी नोबिलिटी पढ़ा होगा 9th में। सो क्लर्गी नोबिलिटी दे यूज्ड टू बी कंजर्वेटिव। समझ में आ गया? बिकॉज कंजर्वेटिज्म कैन कम, इट इज इजी एंड कंजर्वेटिव्स और ऑर्थोडॉक्स मैम सेम चीज होती है क्या? yes, conservatives orthodox is a derogatory term, you know. कंजर्वेटिव जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जो लोग हिंदुज्म में बिलीव करते हैं, गीता में, इन सारी चीजों में बिलीव करते हैं, बहुत लोग एग्जाम्पल देते हैं, मेरे मदर फादर कंजर्वेटिव है, थोड़ा हम लोग इस तरह से नहीं रहते घर में। तो कंजर्वेटिव ये बोलते हैं कि वो अपने ट्रेडिशंस को बचा रहे हैं, लेकिन अगर किसी को ऑर्थोडॉक्स तुमने बोल दिया तो मतलब उसका सोच ही छोटा है, दकियानुसी है। समझ गए? सो दे आर रिलेटेड। ऑर्थोडॉक्स इज अ नेगेटिव टर्म। ऑर्थोडॉक्स मतलब सती। कंजर्वेटिज्म का जो नेगेटिव एस्पेक्ट हो जाएगा वो ऑर्थोडॉक्स हो जाएगा। समझ गए? जैसे पुराने जमाने में 2-3 चीजें होती थी, जैसे वेद पढ़ना, ठीक है, और लड़के का स्कूल जाना, लड़की का स्कूल नहीं जाना, लड़कियों को सती कराना, पर्दा कराना। समझ गए? तो जो कंजर्वेटिव, जो केवल कंजर्वेटिव है, वो हो सकता है कि वेद पुराण पढ़ने में बिलीव करते हो लेकिन लड़कियों को सती या पर्दा ना कराएं, वो कंजर्वेटिव तब भी रहेंगे क्योंकि वो मॉडर्न आइडियोलॉजी में बिलीव नहीं करते। लेकिन ऑर्थोडॉक्स वो लोग हैं जो सती प्रथा में बिलीव करते हैं, घरों में पर्दा करवाते हैं, दहेज लेते हैं। समझ गए? These people are orthodox. So मैम कैन यू आप इससे पहले वाली स्लाइड दिखा सकते हैं क्या? हाँ, अंडू करके दिखा तो सकती हूँ। जस्ट यूटोपिया वाला रहेगा था मेरा।
कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? मैंने क्लियर कर दिया बेटा, इट्स नॉट कमिंग। वैसे तो आ जाता है, बहुत लंबा टाइम लगेगा। किसी ने लिखा होगा तो बोल दो जरा, तो Some ideal vision which is unlikely to exist. यूटोपिया इज एन आइडियल विजन ऑफ अ सोसाइटी विच इज अनलाइकली टू एग्जिस्ट। ठीक है, इट वोंट एग्जिस्ट, इट इज जस्ट अ विजन ऑफ आवर माइंड। मैम एक और चीज पूछनी थी, क्या एब्सोल्यूटिस्ट भी कंजर्वेटिस्ट है? एब्सोल्यूटिस्ट कंजर्वेटिव, अब जो इंसान कंजर्वेटिव रहेगा, मोनार्की में बिलीव करेगा, वो एब्सोल्यूटिस्ट तो हो ही जाएगा। सो एब्सोल्यूटिस्ट इज अ रिजल्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। व्हेन you are conservative, you do not want to share your power with anyone, then you will become absolutist। समझ गए? तो एब्सोल्यूटिज्म का मतलब केवल पावर से रिलेटेड है, उसका ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी कल्चर से रिलेटेड नहीं है। भाई कंट्री में तीन चीजें होती है ना, पैसा, कल्चर और पावर। तो जो पावर को अपने कब्जे में ही रखना चाहते हैं, शेयर नहीं, पावर शेयरिंग में बिलीव ही नहीं करते, दोस पीपल आर एब्सोल्यूटिस्ट, क्योंकि वो चाहते हैं पावर एक ही इंस्टीट्यूशन के पास रहे, शेयर ना हो। जो लोग पुराने सोच में बिलीव करते हैं, दे आर कंजर्वेटिव। जो लोग दकियानूसी पुरानी गलत चीजों में बिलीव करते हैं, दे आर ऑर्थोडॉक्स या रूढ़िवादी। समझ गए? तो अगला हम पढ़ने वाले हैं एब्सोल्यूटिस्ट। क्या होगा ये? अब तक तो पता चल गया होगा क्या होते हैं एब्सोल्यूटिस्ट। अब मैम वन मोर क्विक क्वेश्चन, आपने स्टेटस के बाद क्या लिखा है? ओ, QUO, स्टेटस को। ये एक फ्रेज है, इसका मतलब है जो जैसा है वैसा ही रहे। यू कैन लर्न इट एंड यूज इट एनीवेयर। एब्सोल्यूटिस्ट, एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब है, सबसे बड़ा एब्सोल्यूटिस्ट का एग्जांपल मोनार्की ही है। कंजर्वेटिव का भी मोनार्की ही दिया है, सारी प्रॉब्लम की जड़ ही मोनार्की है। इट इज अ मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, एब्सोल्यूटिस्ट इज अ मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि वो पुराने जमाने में मोस्टली मोनार्की होता था, उन्हीं को एब्सोल्यूटिस्ट बोलते हैं। तो दे आर अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वैसे नॉर्मल डेफिनेशन तो ये है कि एब्सोल्यूटिस्ट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पर पावर किसी एक अथॉरिटी के पास होती है। लेकिन हमें पता है कि पुराने टाइम पे बस मोनार्की ही होता था, तो इसका डेफिनेशन होगा एब्सोल्यूटिस्ट आर द मोनार्किकल गवर्नमेंट्स। ठीक है, where all power lies in the hands of emperor। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो मोनार्की where all power किसके पास है? एम्परर के पास। where all power is with emperor। मैम हाँ बेटा। मैम यहाँ पे डिक्टेटरशिप भी तो आ सकता है मैम। डिक्टेटरशिप कंपैरेटिवली मॉडर्न टर्म है। जो पुराने जमाने में एब्सोल्यूटिस्ट थे ना, झोला भर भर के, इस जमाने में तो मोनार्की खत्म हो गया, वो लोग इस जमाने में डिक्टेटर हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि मोनार्की खत्म हो गई तो एब्सोल्यूटिस्ट बोलते नहीं, किसी को किंग बोलते नहीं है। तो पुराने जमाने में जो किंग थे वो इस नए जमाने के डिक्टेटर हैं। समझ गए? जैसे नॉर्थ कोरिया का जो इस वक्त प्रेसिडेंट है, वो किंग नहीं है, क्योंकि वहां पर किंगशिप अब खत्म हो चुका है, लेकिन वो एक डिक्टेटर है। हम इसमें एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं कि दे हैव नो रिस्ट्रेंट ऑन पावर। हाँ बिल्कुल, नहीं हाँ कर सकते हैं। एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब है कि एब्सोल्यूट, पूरी की पूरी पावर मेरे पास है। समझ गए? मैम तो इनफैक्ट नेपोलियन को एब्सोल्यूटिस्ट कह सकते हैं या नहीं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं कहेंगे। नेपोलियन को एब्सोल्यूटिस्ट बोलो, अलेक्जेंडर को एब्सोल्यूटिस्ट बोलो, ठीक है, हिटलर को बोलो, मुसोलिनी को बोलो, सबको बोलो। ठीक है, एब्सोल्यूटिस्ट आर द पीपल वेयर द ऑल पावर लाइज विद एम्परर, एंड नेपोलियन वाज एन एम्परर, उसने तो अपने आप को एम्परर डिक्लेयर किया है प्रॉपर। ठीक है, अब एक और चीज है जो मैं बोलने वाली थी, जो मैं भूल गई। मैम लेकिन मोनार्की एक एब्सोल्यूटिस्ट का एग्जांपल है। हाँ, क्योंकि एब्सोल्यूटिस्ट मैंने बताया, जनरल डेफिनेशन यही है कि एब्सोल्यूटिस्ट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पे पूरी की पूरी पावर किसी एक के हाथ में होती है। मोनार्की बेस्ट वर्ड है उसे डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे एग्जाम्पल में आता है एब्सोल्यूटिस्ट के आगे ये डेफिनेशन लिखा है, एकदम सही है। अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहां ढूंढने का जरूरत नहीं है। मोनार्की वेयर ऑल पावर इज विद एम्परर इज एब्सोल्यूटिस्ट फॉर अस। ओके, मैम अगर मोनार्की में कॉन्स्टिट्यूशन भी बना हुआ हो मैम, तो वो जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो जाती है, वो एब्सोल्यूटिस्ट नहीं रह जाती। बिकॉज वहां पे जो भी अथॉरिटी में बैठा है, ही इज बिलीविंग इन रूल ऑफ लॉ, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम कर रहा है। तो टेक्निकली सारी पावर उसके पास ना होकर अब कॉन्स्टिट्यूशन के पास पहुंच गई है। समझ गए?
कॉन्स्टिट्यूशन को कोई सामान ना मानो, उसको इंसान मानो। तो जिस भी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहां पर एक्चुअल पावर इज इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जो लिखा है उसके हिसाब से ही काम होगा, किसी के बोलने पर तो होगा नहीं। तो एब्सोल्यूटिज्म वहां पर नहीं चलेगा, समझ गए वर्ड। ओके मैम। जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आज भी है, वहां पर अभी भी प्रिंस है कि नहीं, मेगन मार्कल की शादी हुई है प्रिंस हैरी से। तो वहां पर अभी भी किंगशिप का टाइटल है, लेकिन इट इज स्टिल अ डेमोक्रेसी। कैसे हुआ ये? बिकॉज देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन देयर। तो मोनार्की हटा के प्रेसिडेंट लाना है वो तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो तो किसी किंग को गद्दी पर बैठाओ, तुम चाहो तो इलेक्शन करवा लो। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सब चीजें चल रही हैं तो फिर उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की या डेमोक्रेसी कह सकते हैं। बहुत सबके अपने पर्सनल वर्जन्स हैं। फिलहाल एब्सोल्यूटिस्ट समझ गए। अगला एक क्वेश्चन है कि 1815 के बाद द मेन एम ऑफ रेवोल्यूशनरीज क्या था? ठीक है, सो द मेन एम आफ्टर ट्रीटी ऑफ वियना, जैसे ट्रीटी ऑफ वियना कब हुआ? 1815 में। उसमें क्या किया? जितना भी नेपोलियन ने चेंजेस लाया था, नेपोलियन ने क्या बोला कि बेस्ड ऑन बर्थ का जितना भी प्रिविलेजेस है वो सब मैं हटा दूंगा, करेक्ट? यस मैम। तो उसके बाद जो रिवॉल्यूशनरीज थे, मेन एम आफ्टर ट्रीटी ऑफ वियना किसका? रिवॉल्यूशनरी का, या मेन एम ऑफ रिवॉल्यूशनरीज यहां लगा लो, मेन एम ऑफ रिवॉल्यूशनरीज। तो जितने भी रिवॉल्यूशनरीज लोग थे, यानी जो लोग चेंज करना चाहते हैं, लिबरल कह लो उनको, रेडिकल्स कह लो, क्या मेन एम है उनका ट्रीटी ऑफ वियना के बाद? ये बहुत कॉमन चीज है, क्या सोच रहे हैं वो? हम रेवोल्यूशनरीज एज इन लाइक ये सभी मजीनी लिबरल, वगैरह, हाँ, गैरीबाल्डी, मजीनी, ये सब रिवॉल्यूशनरी है। हम की वापस मोनार्की हटाई जाए। To fight for liberty and freedom. या बट अगर एक वर्ड में हो तो क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट, ठीक है? मैम दे यूनिफाइड ऑल कंट्री। वांटेड कि सारे के सारे किंगडम्स को हटा करके ये नेशन स्टेट का जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो लगाया जाए। तो ये क्वेश्चन सीबीएसई ने 2016 में पूछा है, सो दे माइट आस्क दिस टाइम, अभी एमसीक्यूज में भी दे सकते हैं कि रिवॉल्यूशनरीज का 1815 के बाद में मेन एम है कि वो कैसे नेशन स्टेट दोबारा बनाई जाए, दोबारा नहीं, फर्स्ट टाइम द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स, ठीक है? बाकी उनको लिबर्टी, फ्रीडम, ये सब तो चाहिए ही, जो कि हुआ भी है आगे, जर्मनी बना, इटली बना। नेपोलियन ने इटली को कब इन्वेड किया? दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन ऑफ सीबीएसई। नेपोलियन ने इटली को कब इन्वेड किया? हटा दूं, किसी को पता है? सो अब तुम लोगों के पास नेगेटिव समझो या पॉजिटिव डेट्स याद करनी होंगी एमसीक्यू के लिए। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, बताओ। 1797। 1796. 97, करेक्ट, ठीक है? सो नेपोलियन इन्वेडेड इटली इन 1797, लिख लो। सेवनटीन 1797 में नेपोलियन ने इटली को इन्वेड किया था, ठीक है? Yes, ma'am. और यही रीजन है कि 1799 में वो डायरेक्टरी में घुस गया था, यानी ही बिकेम अ डायरेक्टर, क्योंकि वो नेपोलियन, सबको मैंने 9th में पढ़ाया है, अभी फिर से जान लो। नेपोलियन वाज अ आर्मी जनरल, करेक्ट? पहले वो आर्टिलरी ऑफिसर था, धीरे धीरे करते करते वो आर्मी में अच्छी रैंक पर आ गया। उसके टाइम पे फ्रांस ने बहुत सारे वॉर किए यूरोप में, और ऑलमोस्ट हर वॉर में फ्रांस जीता है। तो उस समय फ्रांस का बहुत एक्सपेंशन हो गया था, दे गॉट लॉट ऑफ रिसोर्सेज, तो इसीलिए उसको डायरेक्टरी में एंट्री मिल गई थी, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम उनको एक स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए था। सो ही केम इन डायरेक्टरी एंड ही did again the same thing which Robespierre was trying to do, कि अपना हाईजैक करना पावर को, and he declared himself a emperor in 1804 after 7 years of invading Italy। पर फिर उसके बाद उसने लगाया एक नेपोलियनिक कोड, जिसमें कुछ चीजें अच्छी कुछ चीजें खराब,
एंड देन लोगों ने नेपोलियनिक कोड को मानने से मना कर दिया बिकॉज पीपल वर सेइंग कि तुम फ्रांस में हो तो अपना कोड जाके फ्रांस में लगाओ, ये पूरे यूरोप में लगाने का जरूरत नहीं है। तो नेपोलियन बोला कि उसको भी प्रॉब्लम था मोनार्की से, ही वाज अ डिक्टेटर, ठीक है, बट ही वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ डिक्टेटर। वो ऐसे अमीर लोगों के पास पावर नहीं देना चाहता था, ही वाज अ कॉमन मैन who went, who climbed stairs to be powerful, so he wanted कि privilege based on birth हटा दिया, so nobody would say कि नहीं किंग लोगों से बहुत प्यार करता था, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी को रहने दिया क्योंकि किंग को हटा के रिच लोगों का सपोर्ट तो उसको भी चाहिए, तो पॉलिटिशियन था, लेकिन उसने प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ यानी नोबल फैमिली नॉर्मल फैमिली के बीच का डिफरेंस हटा दिया बिल्कुल। बट फिर प्रॉब्लम कहाँ शुरू हो गया, जहां उसको लगा कि जो लॉ उसने बनाया इज दी ओनली बेस्ट वे टू लिव फॉरवर्ड, है ना, सोसाइटी आगे वैसे ही बढ़ेगा जैसे मैं कह रहा हूँ। तब उसने बोला कि जो मेरी बात नहीं मानेगा सब पे मैं अटैक करूंगा। तो एक एक करके वो एम्परर बनने के बाद ही अमास्ड अ लॉट ऑफ आर्मी, और सबको तरफ जब उसने अटैक करना शुरू कर दिया तो फिर लोगों को दिक्कत होने लगी। इनिशियली लोगों ने उसको पसंद किया, ही वाज अ हार्बिंजर ऑफ लिबर्टी कि नहीं ये तो हमें आजादी दिलाएगा, बट देन अगेन उसके टाइम पे भी सेम चीज होने लगी, जो उसकी बात नहीं माने उसके साथ गलत व्यवहार करना, उनको जेल में डाल देना। then people decided over time that he's nothing less than an emperor or a dictator। तब उसको 1815 में वाटरलू में 3-4 कंट्रीज की आर्मी ने मिलके, उसमें ब्रिटेन वाज वन ऑफ देम, हराया। और हराने के बाद में उन्होंने वापस जो सिस्टम लगा था मोनार्की वाला उसको ही लगा दिया, ठीक है। तो जब उन्होंने लगा दिया तो लिबरल्स दुखी हो गए बिकॉज सम ऑफ देम लाइक्ड एक्चुअली नेपोलियन कि नहीं, क्योंकि उसने प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ हटाया, तो उनको लगा कि इतना ज्यादा मतलब मेहनत किया फालतू, अब क्या करना पड़ेगा। तब फिर सेकंड फेज ऑफ रेवोल्यूशन का आता है 1832 1845, जहां पर ये बोलते हैं कि अब सारे नेशन स्टेट को बनना ही होगा, वहां से नेशनलिज्म का रियल एंट्री है, ठीक है। सो इट्स अ ओवरव्यू इफ यू हैव फॉरगॉटन, जस्ट अ मिनट। या सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये स्टेट्स जनरल का नया नाम क्या है, किसी को याद है? नेशनल असेंबली। करेक्ट। स्टेट्स जनरल जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर किंग की काउंसिल हुआ करती थी, जो कि बहुत कम मिलती थी क्योंकि किंग सारे डिसीजंस खुद ही लेता था। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में 9th में है, 10th में शायद ये नहीं है चैप्टर के अंदर, बट क्वेश्चन उन्होंने दिया है तो मैम पैराग्राफ में है वो फ्रेंच है? रेवोल्यूशन वाली। अच्छा है, तब तो यस मैम है। जाओ ला पैट्री वगैरह दिया। हाँ हाँ, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो स्टेट जनरल वाज अ किंग्स काउंसिल जो बहुत कम मिलती थी, बहुत ज्यादा मिलती नहीं थी, और जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ उस वक्त तो शायद 150 सालों के आसपास से वो मिली भी नहीं थी, ठीक है, 1608 के बाद से वो मिली नहीं थी। फिर 1789 में से कुछ महीने मतलब 1-2-4 महीने पहले उसने बुलाया था लुई 16 ने, और फिर उसमें बात नहीं बनी तो रिवॉल्यूशन हो गया था, ठीक है। तो स्टेट जनरल वाज अ किंग्स काउंसिल, लेकिन ये सिंस किंग का सिंबॉलिक है क्योंकि किंग की काउंसिल है, तो जब किंगशिप को हटाया तो इसका नाम बदल करके लोगों ने नेशनल, ये देखो इसमें भी नेशन टर्म है, नेशन विच इज अ ग्रुप ऑफ सिटीजन्स, लोगों का है। स्टेट का मतलब कंट्री या फिर स्टेट इज यूज फॉर लैंडलॉर्ड्स, उससे रिलेटेड ये वर्ड है। तो उन्होंने इसको हटा करके दूसरा वर्ड रख दिया नेशनल असेंबली, ठीक है। सो दिस असेंबली, इसका नाम ही डिनोट करता है कि असेंबली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, नेशन का मतलब पूरी कंट्री की असेंबली है, एंड दीज पीपल मेड फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अगला है अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी जो है वो फॉर्मल कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? फ्रेंच। फ्रेंच as spoken in Paris। करेक्ट। अरिस्टोक्रेसी मेनली जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, ठीक है, एंड दे वर सेंटर्ड अराउंड द एरिया ऑफ पेरिस, ठीक है। और या उनकी फैमिलीज में हाई होती थी कनेक्टेड, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, पूरा लिख लेना, स्पोक। और अरिस्टोक्रेसी का फंडा है अपनी अरिस्टोक्रेसी को मेंटेन करने का, क्या तरीका था, सारे अरिस्टोक्रेसी वाले एक दूसरे के घरों में शादी करा देते थे सो दैट उनका क्लास डिवाइड मेंटेन रहे, ऊपर वाला क्लास ऊपर वाला,
नीचे वाला क्लास उन पे ना पहुंचे, दे डिड नॉट वांट टू मिंगल अप एक्चुअली। बेनिफिट्स क्या है नेपोलियनिक कोड के, कोई बता सकता है? हम मैम प्रिविलेज privileges विद based on बर्थ birth हट गया था। स्लेवरी अबॉलिश हो गई? नहीं अबॉलिश हो गई थी। नहीं मैम, शुरू मैम हो गई थी उसने तो वापस। वापस शुरू कर दी थी। privileges based on देखो मैम birth स्टैंडर्ड रेट्स एंड मेजर्स थे। मैम कॉमन करेंसी था फॉर इजी ट्रेड। मैम एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म था। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स बेटर feudal हो गए। system फ्यूडलिज्म एंड करप्शन रिमूव हो गया था। abolished हो गया था। वेरी गुड, इतने सारे याद है तो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो नेपोलियनिक कोड के जो बेनिफिट्स हैं उसमें जो पता है वो जो मोस्ट प्रोबेबली हमेशा ही आते हैं वो ये है कि ट्रेड में, एडमिनिस्ट्रेशन में, और उसके अलावा पुलिस में। ये ऑब्लिक का मतलब ये नहीं कि सब एक ही है, ऑब्लिक का मतलब ये है कि 3 पार्ट हैं, इसमें रिफॉर्म हुआ है। ठीक है, प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ हटा दिया है, सबको पता है। इसके अलावा अगर ये आ जाता है दैट इक्वालिटी बिफोर लॉ, देन दिस आंसर वुड बी करेक्ट, क्योंकि प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ हटाने का मतलब है कि अब सारे जो नियम है वो सब पे बराबर ही लगेंगे। तो बेस्ड ऑफ बर्थ के हिसाब से प्रिविलेज हटा देने से जो भी कायदे कानून है वो सब पे बराबर हो गए। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ इज एन आउटकम। ठीक है, तो कोई ये नहीं सोचेगा ये बहुत मॉडर्न कॉन्सेप्ट है तो ये तो हो नहीं सकता। उसके अलावा हम गरीबों को लगता है कि राइट टू प्रॉपर्टी सिक्योर करके उसने गलत किया, लेकिन जिन लोगों ने अपनी मेहनत से पैसा बनाया है उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है कि राइट टू प्रॉपर्टी बच गया उनका। तो ही सिक्योर्ड राइट टू प्रॉपर्टी इज ऑल्सो अ पॉजिटिव पॉइंट हियर, कोई नेगेटिव नहीं समझेगा इसको। ठीक है, आई थिंक दैट्स इट। बाकी तुम लोगों को पता है कॉमन हम सिस्टम लेकिन ऑफ ये तो कम्युनिज्म के एकदम अगेंस्ट है। कम्युनिज्म रशिया में पढ़ेंगे, फ्रेंच वाले कम्युनिज्म में बिलीव नहीं करते, उनका तो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, बात खत्म हुई। और उनका इक्वालिटी बिफोर लॉ है, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं, एक सबको मिलना चाहिए। इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ लॉ में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इक्वालिटी बिफोर लॉ ये कहता है कानून बन चुका है, तुम अमीर हो या गरीब, तुमने मर्डर किया है तुमको बराबर सजा मिलेगा। वहीं पर तो इक्वालिटी बिफोर लॉ कोई गलत बात तो कह नहीं रहा, वो ये बोल रहा है कि लॉ सबके लिए बराबर है। तो इस हिसाब से तुम्हारे नंबर अगर कम है, भाई तुम सबने एग्जाम दिया है कि नहीं, सबने एग्जाम दिया, जिसका नंबर कम आया उसको एडमिशन नहीं मिला, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ बोलेगा सही बात है, तुम सबने एग्जाम दिया, तुम्हारा नंबर कम आया, तुमको एडमिशन नहीं मिला, तुम सब लॉ की नजर में बराबर हो, तो जिसने बेटर परफॉर्म किया वो जाएगा कॉलेज। वहीं पर इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ लॉ क्या बोलेगा, जिसने खराब परफॉर्म किया ये भी देखो कि उसने खराब परफॉर्म क्यों किया, क्योंकि उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। यही रीजन है कि वी हैव अ सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन, समझ गए? सो इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ लॉ का मतलब है कि ये कंट्री का मॉरल जिम्मेदारी है कि सारे लोगों को बराबर अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, क्योंकि सब लोग अलग अलग बैकग्राउंड से हैं। तो केवल ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे देना कि तुमने एग्जाम दिया फेल हो गए, हमारी गलती नहीं है, वुड नॉट सफाइज। तुम्हें एक्चुअली ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ हमने सबको बराबर पढ़ाया, उसके बाद सबको बराबर एग्जाम में बैठाया, उसके बाद जो आगे निकल गया उसका हो जाएगा एडमिशन। समझ गए? हम नेपोलियन ने ये नहीं किया। उसने कुछ नहीं किया, ही वॉज जस्ट ही इरेज्ड प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का वो बहुत स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन ये स्टेटमेंट वैलिड है, क्योंकि इक्वालिटी बिफोर लॉ से इनका मतलब यहाँ पर ये है कि प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ हटा दिया। समझ गए? जो हम बात कर रहे हैं वो अलग बात कर रहे हैं कि सोशलिज्म किस तरह से इससे फ्रेंच रेवोल्यूशन की इक्वालिटी से अलग है। ठीक है, समझ हम गए? तो या तो हम अगर हमें बेनिफिट्स लिखने हैं या तो हम इक्वालिटी बिफोर लॉ लिखेंगे या फिर प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ लिखेंगे। अगर दोनों लिख दिया तो एक पॉइंट काउंट नहीं करेगा, एक पॉइंट काउंट करेगा। हाँ, एक पॉइंट काउंट करेगा, क्यों लिखेगा, दोनों एक ही है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और प्रिविलेजेस बेस्ड लॉ। या तो बोलो कि प्रिविलेज को रिमूव कर दिया गया है, या फिर ये कह दो कि अब सब बराबर है, सेम ही बात है ना। यस। अगला, ला पैट्री का मतलब क्या होता है? तो फादरलैंड। या फादरलैंड। सबको पता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस ऑफ वियना कहाँ हुआ था?
मैम वो तो ट्रीटी ऑफ वियना था ना। उसी का नाम कांग्रेस। कांग्रेस इज नथिंग बट फंक्शन। कांग्रेस उसको वर्ड यूज करते थे कांग्रेस। तो कांग्रेस ऑफ वियना, ट्रीटी ऑफ वियना इज अ रिजल्ट ऑफ कांग्रेस ऑफ वियना बेटा। पहले तो मिले होंगे ना सब लोग। मैम तो फिर इन द सिटी ऑफ वियना इन ऑस्ट्रिया। करेक्ट। कोई ये नहीं सोचेगा कि ये कहाँ हुआ होगा, लगा दिया पोरबंदर। तो कांग्रेस ऑफ वियना का रिजल्ट है ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी का मतलब क्या होता है? समझौता हो गया, सिग्नेचर कर दिया डॉक्यूमेंट के ऊपर, वो है ट्रीटी। कांग्रेस का मतलब सब लोग मिले हैं, समझ गए। तो कांग्रेस ऑफ वियना मतलब फंक्शन का नाम है, सब मिले वहां जाकर। रिजल्ट वाया ट्रीटी ऑफ वियना, हुआ है वियना में। और ये जो जगह है वियना, इट इज अ कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रिया की एक सिटी है। अगला है 10 वोक का क्या मतलब है? 10 या फिर कॉमन पीपल। कॉमन पीपल। ठीक है। कौन सी लैंग्वेज है ये? मैम जर्मन। ठीक है, वेरी गुड। तो ये भी याद रखना है कि कौन सी लैंग्वेज है। सो इट्स अ जर्मन लैंग्वेज, और इसका नाम, इसका मतलब होता है कॉमन पीपल। हम फोक्स वैगन भी इसीलिए नाम रखते हैं कॉमन पीपल्स। वेरी गुड। अगला है हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी? किसने कराया यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी? हम ऑटो वन बिस्मार्क। ठीक है, पूरा नाम भी याद रखना, कोई पता नहीं है उनका क्या पूछ लेगा। ठीक है, पूरा नाम क्या है? हम इसके आगे भी कुछ है। अरे बताओ, जितना मैम बोला। ऑटो वन बिस्मार्क। Otto von Bismarck. यस। तो मुझे लगा कुछ इसके आगे भी कुछ वॉन बिस्मार्क का स्पेलिंग बताओ। BISMARC है क्या? Yes, ma'am. ठीक है, ऑटो वॉन बिस्मार्क। अगला क्वेश्चन है, ज़ोल्वरीन सबको पता है, लिखवा भी दिया जा चुका है। कस्टम्स ट्रेड यूनियन जो रशिया का था। ठीक है। अगला है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। फ्रैंकफर्ट क्या है? फ्रैंकफर्ट खाने का नाम है? मैम सिटी इन मैम जर्मनी। सिटी 381 लिबरल्स कलेक्ट हुए थे एंड उन्होंने कोशिश की थी कि जर्मनी में एक कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ जाए, पर जो तब के किंग थे फ्रेडरिक विलियम द फोर्थ, रशिया के किंग, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। एंड सिमिलरली उन्हें पेजेंट्स ने, पुअर ने रिजेक्ट कर दिया था, सपोर्ट करना बंद कर दिया था। मिलिट्री एंड एरिस्टोक्रेसी ने भी बंद कर दिया था सपोर्ट करना, तो फेल हो गई थी पार्लियामेंट। करेक्ट। ठीक है, तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जर्मनी के एक बॉडी है। उस वक्त पार्लियामेंट उन्होंने अपना नाम रख लिया था, बट इट इज नॉट प्रॉपर पार्लियामेंट ऑफ जर्मनी। पार्लियामेंट इज अ लॉ मेकिंग बॉडी, इसका मतलब होता है। तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कराई गई थी 18 मई 1848 को। ठीक है, और यहाँ पर कहाँ हुई है ये, किस जगह पर? चर्च ऑफ सेंट, एसटी चर्च पोल। चर्च ऑफ सेंट पॉल, सेंट पॉल चर्च में हुई थी। द पीपल डिसाइडेड कि दे वांट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जर्मनी। ठीक है, ताकि जितने भी वो अलग अलग कितनी कॉन्फेडरेसीज में डिवाइडेड है, वो सारे लोग आ जाएं, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। दे ट्राइड बट इट फेल्ड। तो याद रखना है कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कब हुई, कहाँ हुई। ठीक है, बहुत रीजन का अंदर जाके क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा। हमें क्वेश्चन था हाँ बेटा। मैम, पेज नंबर 24 पे एक पिक्चर दे रखी है, द फॉलन जर्मेनिया, जो जूलियस ट्यूबनर ने पेंट किया 1850 में। तो मैम क्वेश्चन आ सकता है क्या कि इसमें वो क्या सिंबलाइज कर रहा है, क्योंकि 1850 के अराउंड ही फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट भी फेल हुई थी। क्वेश्चन तो ये चर्च, एक मिनट मुझे बुक लानी पड़ेगी बेटा। ये बुक मैं बुक लेकर नहीं बैठी हूँ, क्वेश्चन बैंक लेकर। तो मुझे फोटो बताओ कौन सी है, फोटो का नाम बताओ। द फॉलन जर्मनी। द फॉलन जर्मेनिया।
मैम एलिगरी वाले पार्ट में दे रखे हैं। ओके, फॉल इन जर्मेनिया। मैम क्योंकि उसके जस्ट नीचे एक एक्टिविटी बॉक्स दे रखा है जिसमें एक क्वेश्चन है, व्हाट हिस्टोरिकल इवेंट्स कुड यूनर बी रेफरिंग टू इन दिस एलिगोरिकल विजन ऑफ द नेशन। पर वो प्रॉपर क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं, एक्टिविटी में दे रखा है। नहीं बेटा, इसमें से क्वेश्चन नहीं बनेगा क्योंकि द पेंटर ने जर्मेनिया को ओके क्राउन द एक क्वेश्चन है तो व्हाई डिड जूलियस हबनर पेंट जर्मेनिया एज अ फॉलन इन हिज पेंटिंग व्हिच वाज पेंटेड इन द ईयर ऑफ 1950। हाँ करेक्ट, आ सकता है इसमें से क्वेश्चन इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, रेफरेंस क्वेश्चन मैं देख रही हूँ। तो ये पेंटिंग किसने की है? जूलियस हबनर ने। करेक्ट, फॉल इन जर्मेनिया। ये पेंटिंग बनाई है जूलियस हबनर ने, ठीक है। और इसमें उन्होंने दिखाया है कि जो जर्मनी की जो पेंटिंग, मैं पहले पेंटिंग देख लूं, ये है ना लेटी हुई वाली। हाँ हाँ मिल गया मुझे। यस मैम। हाँ, तो इसमें इन्होंने ये दिखाया कि जो इस वक्त जर्मनी में 1848 के अराउंड जो इवेंट हो रहे थे, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जिस तरह से फेल हो गया और जर्मनी एज अ स्ट्रॉन्ग नेशन उभर करके नहीं आ सका, तो फॉल इन जर्मेनिया का मतलब इट्स एन एलिगरी, तो ऑब्वियसली जर्मनी को रिप्रेजेंट कर रही है कि ये फेल हो गई है। तो दिस क्वेश्चन कैन कम, गुड। दिस पेंटिंग वाज पेंटेड इन 1850, फॉल इन जर्मेनिया, एनसीईआरटी में बनी है, पेज नंबर फिगर नंबर 18 है ना? यस मैम। यस, सो दिस क्वेश्चन कैन कम इसका, लेकिन इतना सही आंसर है बिकॉज उसी टाइम बनाई गई है, तो इसका मतलब यही है कि दिस पार्लियामेंट हैज फेल्ड, all the people of Germany have failed to become a nation state at that point of time. Okay, अगला है जर्मन एम्परर 1871 में कौन बना? कैसर विलियम वन, सबको पता है ना? जर्मन एम्परर 1871 में बना है, नाम है विलियम वन। कहाँ से था ये? रशिया। प्रशियन किंग था, वही एम्परर बन गया था यूनाइटेड जर्मनी का, ठीक है। एल क्या है? एल मैम एक यूनिट थी क्लॉथ मेजरमेंट की। यस, जैसे हमारे यहाँ मीटर होता है तो इट इज द मेजर ऑफ क्लोथ। क्लोथ को मेजर करने के लिए एक ये लेंथ है जो कि हर एक स्टेट में, यानी जर्मनी के हर स्टेट में अलग होती थी, ठीक है। तो 39 जर्मन स्टेट्स कॉन्फेडरेशन था, सब जगह इसका वैल्यू अलग था, कहीं 1 मीटर कहीं 1.5। तो मेजर ऑफ क्लोथ, ठीक है। जर्मेनिया पता ही है, जर्मेनिया क्या है? एलिग्री। एलिग्री क्या होता है पहले ये बता दो, हटा दो इसको। Representation of a nation, artistic representation of a nation. मैम एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को पर्सोनिफाई कर देते हैं। वेट अ मिनट गाइस। हाँ क्या बोल रही थी मान्या? मैम एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जो एक नेशन को सिंबलाइज करता है उसे पर्सोनिफाई करना। करेक्ट, सो एलिग्री का मतलब है एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया का मतलब क्या है? क्लियर नहीं पता, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं? पर्सोनिफाई करते हैं, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन, एक कंट्री को मदर या फादर, ठीक है। सो बेसिकली इट इज पर्सोनिफिकेशन ऑफ एन आइडिया। आपको कोई लगी कि मेरी कंट्री ऐसा ऐसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? मेरी कंट्री में सारे लोगों के पास में ढेर सारी पावर होनी चाहिए, वो ब्रेव होनी चाहिए, जस्टिस में बिलीव करनी चाहिए, तो वैसा ही एलिग्री बना दिया, समझ गए? मान लो मेरे कंट्री में हमारे यहाँ सब लोग कॉटन का कपड़ा बहुत पहनते हैं, सब लोग बहुत इमोशनल हैं, हाँ आशीर्वाद देते रहते हैं, स्पिरिचुअलिज्म में बिलीव करते हैं, तो हमारी भारत माता को देखो बिल्कुल वैसा ही रिप्रेजेंट करती है, करेक्ट।
जो पहली बनाई गई है, साध्वी है, ठीक है, वो, और उसमें उन्होंने भगवा वस्त्र पहना हुआ है। तो इस तरह का एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है हमें कंट्री के लिए, जिसको पर्सोनिफाई करते हैं यूजुअली इन अ फीमेल फिगर। तो वैसे ही जर्मेनिया देखो, तो जर्मेनिया का जो ये ओकलीव्स का क्राउन है उसके पास, जर्मेनिया स्ट्रेंथ को डिनोट करती है। तो आपकी कंट्री में जो चीज आपको लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी तरह का आप स्टैचू बनाओगे दिमाग में, ठीक है। सो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, पर्सोनिफिकेशन ऑफ व्हाट? अरे अभी भी तो बताया है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया का ही तो पर्सोनिफिकेशन है। तो बेसिकली इट इज अ पर्सोनिफिकेशन ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। ये है एलिग्री। तो एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल है जर्मेनिया, ठीक है, भारत माता, भारत माता, ये सब एग्जाम्पल है। मारिया, मैरी फ्रेंच है, मेरिया, मैरीन है शायद नाम ना, मैरीन पूरा। हम स्पेलिंग के हिसाब से तो मारिया होना चाहिए। ये है ना। यस। मैरियन। अगला है हु वाज बिस्मार्क ऑफ इटली। इटली के बिस्मार्क, वैसे तो बिस्मार्क जर्मनी से हैं। काउंट कैमिलो दे कैवर। काउंट केवल। कैवर, बिस्मार्क ऑफ इटली कैवर को बोलते हैं। यस मैम। इसमें वही होना चाहिए क्योंकि इटली का रेवोल्यूशन लीड तो उसी ने किया था, उन्होंने किया था। यूनिफाई करने में बहुत हेल्प किया था मैम। हेल्प किया था तो अपने आप ही उसको बिस्मार्क बना दोगे क्या? अरे बुक में लिखा है कि नहीं? मैम बुक में तो नहीं लिखा मैम। तुम्हारे हिसाब से कैवर काउंट, ठीक दो है, ही ऑप्शन है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो बिस्मार्क ऑफ इटली इज काउंट कैमिलो कैवर। बुक में गलत दिया है, इसमें इन्होंने दिया है गैरीबाल्डी, जो हम वैसे गैरीबाल्डी भी तो हो सकता है। हाँ नहीं नहीं, लेकिन इसीलिए मैंने डबल चेक कर लिया है। कैवर, कैवर इज अ बिस्मार्क ऑफ इटली, टाइटल दिया गया है उसको, गैरीबाल्डी हो सकता है, इसमें दिया है, तो मैं इसीलिए सोचा मुझे कि बुक में गलत नहीं दिया होगा, बट गलत दिया है। Who was described as the most dangerous enemy? कैवर कौन है फिलहाल? इतना ये भी पता ही है। चीफ मिनिस्टर ऑफ इटली। हाँ, चीफ तो मिनिस्टर ऑफ मैम he बिस्मार्क, was not a revolutionist, he was not a nationalist. it was chief minister of Italy during unification, ठीक है। मैम उसके डिस्क्रिप्शन में तो ऐसी चीजें लिखी है मैम कि वो एक नेशनलिस्ट लिखा मैम, वो ये नहीं था। अरे वो सब छोड़ो, मेन उसके बारे में इंफॉर्मेशन ये है कि बिस्मार्क ऑफ इटली कैवर को बोलते हैं क्योंकि इटली के यूनिफिकेशन के टाइम उसने बहुत हेल्प किया था। कैसे हेल्प किया था, बढ़ाया है मैंने। मैम इनलीजियंस किया था, मतलब अलाई बनाया था फ्रांस को ताकि वो हेल्प करे, फिर उनकी साथ वॉर लड़ी थी, एंड उसके बाद गैरीबाल्डी के साथ उन्होंने जाके किंगडम ऑफ टू सिसिलीज एंड साउथ इटली को फ्री किया। वेरी गुड। गैरीबाल्डी, सॉरी, कैवर इसीलिए बोला जाता है कैवर को, इस क्योंकि कैवर ही वाज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ इटली एट दैट टाइम, ठीक है। इटली वुड हैव लॉस्ट द वॉर अगर वो फ्रांस को लेके फ्रांस का आर्मी हेल्प नहीं करवाता तो ही कन्विंस्ड फ्रेंच पीपल टू हेल्प हिम अगेंस्ट द बर्बन किंग ऑफ स्पेन, करेक्ट। मैम वो एरिया स्टार दिया था पिएडमोंट था मैम। सर्दिनिया मैम पीडमोंट की फाइव बात उनकी कर रहे हो? स्टार दिया ना पिएडमोंट से हुई थी, या सार्डिया पिएडमोंट अलाय थे मैम। सर्दिनिया पीडमोंट इज अ स्टेट ऑफ इटली ना, 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था ना बेटा। ओके मैम, तो वो एरिया कैप्चर किया गया था। हाँ, नीचे वाला जो ओके एरिया है वो स्पेनिश कंट्रोल करके बैठे थे, वो रिकैप्चर किया थ्रू द हेल्प ऑफ फ्रेंच आर्मी इटली ने, और ये काम करवाया कैवर ने, इसीलिए कैवर को बिस्मार्क ऑफ इटली बोलते हैं। अब क्लियर है? हम कायदे में अगर देखा जाए क्योंकि बात, सॉरी मैम क्या मैं बोल, कह रही हूँ क्योंकि ओनली सार्डिनिया पीडमोंट वाज द स्टेट व्हिच वाज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंस, तो मैम wouldn't Cavour count as the chief minister of Sardinia Piedmont before unification? एक मिनट।
हेलो गाइस, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस अगेन एंड अगेन। हाँ अमान्या, क्या कह रही थी तुम? मैम मैं ये कह रही थी कि क्योंकि इटली उस टाइम यूनिफाइड नहीं था, उसके बाकी 6 स्टेट्स अलग अलग डायनास्टीज रूल कर रही थी, एंड सिंस केवर इटालियन प्रिंस के साइड से था, तो मैम बिफोर यूनिफिकेशन क्या केवर चीफ मिनिस्टर ऑफ सार्डिनिया पीडमोंट था? बीच वाले को ही एक्चुअली इटली बोलते थे, बाकी सारे तो कैप्चर्ड एरिया ऑफ इटली हैं। तो सिंबॉलिक होता है, जैसे अभी चाइना वाले बोलते हैं कि ताइवान ताइवान नहीं चाइना है, समझ गए? तो इटली इसको सीएम का इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो मेन सीट है इटालियन प्रिंस की वो वही थी। तो मैम अगर वैसे देखा जाए नॉट सिंबॉलिक, हाँ, टेरिटोरियल वाइज तो नहीं था उसके कंट्रोल में, तभी तो वॉर करके जीतना पड़ा। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर केवर है, उन्होंने डिप्लोमेटिक अलायंस किया फ्रेंच के साथ में, और फिर उन्होंने ऑस्ट्रिया को डिफीट किया, यूनिफिकेशन में बहुत हेल्प किया। अगर वो नहीं होते तो ये यूनिफिकेशन पॉसिबल नहीं था। मतलब बर्बन किंग्स को हराना, ऑस्ट्रियन को हराना, मतलब हैब्सबर्ग एम्पायर ऊपर और नीचे बर्बन किंग्स दोनों को हरा के इटली को पूरा यूनिफाई करने में उनका बहुत हेल्प ही, इसीलिए इनको बिस्मार्क ऑफ इटली बोलते हैं। गैरीबाल्डी कौन है? हाँ बताओ बेटा। मैम तो गैरीबाल्डी एक मैम एक इंसान था जिसके पास एक बहुत लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर्स थे। उन्होंने हेल्प की थी केवर की साउथ इटलियन किंगडम ऑफ टू सिसिलीज को वो करने की, कैप्चर करने की, एंड दिस वाज बिकॉज गैरीबाल्डी जो थे ही वाज एबल टू गेन द सपोर्ट ऑफ द लोकल पीजेंट्स, एंड इस चक्कर में दे वर एबल टू ड्राइव आउट जो वहाँ के स्पेनिश किंग्स थे, द बर्बन किंग्स। ठीक है, ही वॉज एन इटालियन जनरल, ये भी इटालियन है। और yeah, he was having a large army and he helped केवर एंड द ऑस्ट्रियन प्रिंस, और उन्होंने उनका आर्मी देकर के हेल्प किया था वॉर को जीतने के लिए। मैम उस आर्मी का नाम रेड शर्ट्स था। ये बेटा मुझे नहीं पता है। मैम ये वो उसके सदर्न ऊपर इटली तो में अगर से फ्रीडम फाइटर के लिए आता है कि इटालियन कौन है फ्रीडम फाइटर, तो गैरीबाल्डी हो जाएगा। कैवर को फ्रीडम फाइटर ना मानो। हाँ, he was more like a politician। हाँ, मैम इसमें दिया हुआ है कि जो पेजेंट मासेस थे जो गैरीबाल्डी को सपोर्ट करते थे, वॉलंटियर करते थे, वो इटली के साउथ से थे। मैम तो फिर गैरीबाल्डी भी साउथ सदर्न इटली से था। गैरीबाल्डी कहाँ से था? एग्जैक्ट लोकेशन पूछ रहे हो मेरे से? मैम क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि जो सपोर्ट करते थे गैरीबाल्डी को, जो वॉलंटियर्स आए थे उसकी आर्मी में, वो सदर्न इटली से थे। लास्ट लाइन में उस पैराग्राफ के। मैम तो फिर गैरीबाल्डी भी सदर्न इटली से था। बस मुझे 1 मिनट का टाइम दो। सदर्न इटली नॉर्दर्न इटली मुझे नहीं पता। हाँ ये बात सही है कि गैरीबाल्डी के जो सपोर्टर्स है देवर मोस्टली पीजेंट्स क्लास, पुअर क्लास विच वाज फ्रॉम द सदर्न पार्ट ऑफ इटली, और वो एक आर्मी का बंदा था, आर्मी का मिलिट्री लीडर था जो नेशनलिस्ट था, फ्रीडम फाइटर, जैसे अपने यहाँ सुभाष चंद्र बोस हो गए या फिर गांधी हो गए, वॉलेंट नहीं है ऑब्वियसली। उसने आर्मी दिया केवर को, तभी वो बर्बन किंग्स को वहां से हटा सकते। समझ गए? दिस इज द आइडिया। अब एक्चुअली गैरीबाल्डी कहाँ से था, दैट आई विल हैव टू लुक, मुझे इतना याद नहीं है गैरीबाल्डी कहाँ से था। मैम जो गैरीबाल्डी के जो पीजेंट्स ये सब जो उसके लिए फाइट करते थे मैम, उन्हें ये भी नहीं पता था कि वो फाइट किसके लिए कर रहे हैं। उनके हिसाब से इटालिया वाइफ थी किंग की। ये कहाँ पढ़ा तुमने? मैम ये उसी के एंड में मैम बुक में ही लिखा है। अच्छा, तो मैं बुक लेकर अभी बैठी नहीं हूँ, लाइन बाय लाइन मुझे याद नहीं है। इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से गैरीबाल्डी पहले इतना तुम लोग लिख लो, उसके बाद तब तक मैं देखती हूँ कि लोकेशन क्या है गैरीबाल्डी की। गैरीबाल्डी की आर्मी को रेड आर्मी कहते थे ना? यस। मैम हाँ, उसे तो कोर्जुलाइट इटालियन जनरल पेट्रियट, कंट्रीब्यूटेड टू इटली यूनिफिकेशन। ओके ओके ओके, ग्रेटेस्ट जनरल, फादर ऑफ फादरलैंड, केवर, हीरो ऑफ द टू वर्ल्ड्स। गैरीबाल्डी का दूसरा नाम है हीरो ऑफ द टू वर्ल्ड्स। आगे जो बेसिकली साउथ एंड नॉर्थ इटली। यस,
और उसके बाद हिज मिलिट्री साउथ अमेरिका इन यूरोप और नीचे तो बता दो नेशनलिज्म यंग ही बिकम मैम उसकी आर्मी को तो रेड शर्ट्स कहते थे। आर्मी रेड शर्ट्स है। हाँ, इसकी आर्मी का नाम है रेड शर्ट्स। बिना कंफर्म करे मैं नहीं बता सकती, मुझे पता नहीं है ना। तो आर्मी का नाम है रेड शर्ट्स और लोम्बार्डी तो बेसिकली हम विकी नॉर्थ में तो इटली दिया हो है कि गया। गैरिबाल्डी फ्रांस में पैदा हुआ था। कहीं भी पैदा हुआ हो, था तो इटालियन जनरल ना, था इटली आर्मी में। पैदा होने से थोड़ी पहले बेटा इतने क्लियरली डिवाइडेड नहीं थे ना नेशन स्टेट्स। उस टाइम पे तो एक सिम वैसी बाउंड्री होती थी। यूनिफिकेशन का टाइम चल रहा है, पता ही नहीं इटली कहाँ से शुरू होता है कहाँ खत्म होता है। हम प्रेजेंट डे फ्रांस में पैदा हुआ हाँ, था। प्रेजेंट Nice. फ्रांस हो सकता है। मैम गैरीबाल्डी के ऊपर एक पूरा नोट लिखा हुआ है मैम, पेज नंबर 22 पे बुक हाँ, में। तो अगर लिखा हुआ है तो फिर वो नोट जा करके पढ़ लेना। इट इज माई कमांड बिकॉज आई एम नॉट हैविंग एनसीईआरटी अभी इस वक्त। और मुझे यहाँ इसमें कहीं नहीं मिल रहा है विकी पर कि वो कहाँ से था। मिलान जरूर बोल रहा है बट आई थिंक इट इज नॉर्थ इटली। आई डोंट नो, साउथ इटली से तो मुझे नहीं लग रहा। आई थिंक जितना मैं समझ पा रही हूँ इज फ्रॉम नदर्न पार्ट ऑफ इटली। इतना डिटेल में कभी जाएगा नहीं। बाकी एनसीईआरटी में जो गैरीबाल्डी पे नोट्स है उसको लिख लो, इसको थोड़ा एक लाइन छोड़ लो, उसमें से कुछ बना लेना जो इन्फॉर्मेशन काम का लगे। ठीक है, अगला है सर्दिनिया पीडमोंट। मजीनी कौन था? मजीनी हम कर चुके हैं ना। Yes, ma'am. यस यस मैम। मैम। व्हेन फ्रांसिस नीचेस और को ये भी कर चुके हैं। बहुत कम क्वेश्चन अब बचे हैं। मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन टू द वर्ल्ड पता है? Ma'am, idea of Yes. nationalism, equality. आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, राइट टू वोट, सॉवरेनिटी, सारे आइडिया वहीं से आए हैं। ठीक है, मैम टाइम ओवर हो गया। हाँ हो गया है टाइम ओवर। सो व्हाट वील डू, वैसे तो कुछ बचा नहीं है। एक दो क्वेश्चन अगर बचे होंगे तो नेक्स्ट रिवीजन से पहले कर लेंगे। I think that's all. That will be all for today, guys. Ma'am, Sunday को किस टाइम क्लास है? संडे को शाम को कर ले।